ठीक है। और ये ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि साहब आपकी बेल, आपको कोई लीगल राइट नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। नमस्कार। आज हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ईडी ने अपनी बात रखी और कहा कि जहां तक इंतरिम बेल का सवाल है, केजरीवाल जी को इंतरिम बेल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बेल इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि जो प्रचार करने का हक है वो एक कानूनी हक है, वो संवैधानिक हक नहीं है। तो कोई कहे कि मुझे अंतरिम बेल पे आप रिहा कर दो, तो संविधान के आधार पे वो गलत होगा। और अगर कानूनी हक है केवल, तो कैसे कोई कह सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ तो केस है और उसकी तफ्तीश हो रही है। और ये बात भी सही है कि जो चुनाव में प्रचार करने का हक है वो कानूनी हक है, लेकिन ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब इस सजा को हम स्टे कर देते हैं, तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अब इनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे। हार्दिक पटेल जी की कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हार्दिक जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हार्दिक जी चुनाव लड़े, हार्दिक जी बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिसके खिलाफ सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो, और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये छोड़िए, सब इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो हैं ना। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर किसी नागरिक को जिसके खिलाफ केवल आरोप है, आप छोड़ दीजिए कि वो चीफ मिनिस्टर है, उनको आप हक नहीं देने दोगे चुनाव में हिस्सा लेने का, प्रचार करने का, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा, क्योंकि आप बाकियों को हक दे रहे हो, एक राजनीतिक दल के नेता को, एक नागरिक को हक नहीं दे रहे। मैं समझता हूं कि इस किस्म की बयानबाजी, इस किस्म की बहस केवल एक ही लक्ष्य के साथ कोई कर सकता है, वो ईडी तो आपको मालूम है किसी तरीके से
अरविंद केजरीवाल को यहीं रखा जाए, तिहाड़ में रखा जाए, रिहा नहीं किया जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को चार्जशीट में कुछ ना निकला तो क्या ये वक्त वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। मतलब कि आपने एक राजनीतिक दल के साथ इतना अन्याय किया, एक सरकार के साथ इतना अन्याय किया कि उसके चीफ मिनिस्टर को आपने तिहाड़ में रखा, कोई सबूत नहीं आज तक, कोई मनी ट्रेल नहीं, और ऐसे बयानों के साथ जो अप्रूवर बने, जिनके जो खुद अक्यूज्ड हैं, जो खुद आरोपी हैं, उनको आपने अप्रूवर बना दिया। उनके 12वें बयान के बाद उन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल को, और ये समझते हैं कि यही बस काफी है कि उनका हक आप छीन लें। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि अन्याय किसी के साथ हो, ये होना नहीं चाहिए। और समाज को छोड़िए, कोर्ट की बात अलग है, समाज को इस बात को तो समझना चाहिए कि इन लोगों की मंशा क्या है। अब कानून और सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश उनके हक में करें या ना करें, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन समाज को इस बात को समझना चाहिए कि कितनी बेइंसाफी हो रही है केजरीवाल के साथ। एक तो यह मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वो यह है कि कल अमित जी ने, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, कहा कि ये जो चुनाव की लड़ाई है ये विकास वर्सेस जिहाद है, विकास वर्सेस जिहाद। और मैं समझता हूं कि लड़ाई विकास वर्सेस जिहाद नहीं है। विकास तो इनका हो रहा है और सर्वनाश बाकियों का कर रहे हैं। इनका विकास तो हो गया, ये तो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा भी मिल गया। इनका मकसद है कि सबका सर्वनाश करो, विकास नहीं सर्वनाश। कैसे सर्वनाश करो? जहां भी सरकारें विपक्ष की हैं उनको खारिज करो, उनको बदलो, खरीदो फरोख्त हो जाए, मोह दो। मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या दिया होगा, इसके बारे में तो जांच ही होनी चाहिए, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन बिना मोह के कोई तो करता नहीं है ऐसा। दल तो अपना छोड़ता नहीं है। कुछ मिनिस्टर बन गए, कुछ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए ना, और तो ऐसे तो नहीं बने ना। तो सर्वनाश करो सरकारों का, दलों का सर्वनाश करो, ईडी पीछे लगा दो, सीबीआई पीछे लगा दो, तो ईडी का सर्वनाश करो, इस देश की संस्थाओं का सर्वनाश करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब्जे में कर लो, जो गवर्नर का पद जिसकी कोई अहमियत होती थी उसकी अहमियत खत्म कर दो, शिक्षा के संस्थानों में कब्जा कर लो, वाइस चांसलर्स अपने लगा लो, और नेताओं को गिरफ्तार कर लो, दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दो, और अगर कोई आपके खिलाफ बोले तो उसको यूएपीए लगा दो। पहले तो सेडिशन लगा सकते थे, अब तो नहीं लगा सकते, पहले सेडिशन भी लगाते थे। और ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाओ जो शोषण करते हैं। महिलाओं की बात करो, महिला शक्ति की बात करो, नारी शक्ति की बात करो, लेकिन जब शोषण हो तो चुप रहो, किसी को बोलने का हक ना दो, और पैसों से सबको बटोर लो, अपनी संस्थाएं बना लो। तो ये असली लड़ाई है हमारे देश में कि हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन ये चाहते हैं सर्वनाश हो, क्योंकि सर्वनाश होने से ही इनका विकास है।
ये इनकी राजनीति है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे बयान ये दे सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको नोटिस तक नहीं देती। नोटिस देती है तो पार्टी को देती है। नोटिस तो एंड कैंडिडेट को देना चाहिए ना, जिसने ये बोला है उसको देना चाहिए ना। और वो नोटिस भी नहीं है। वो तो कहा है कि आप अपने स्टार कैंपेनर्स के बोलिए कि ऐसे बयान ना दीजिए। वो तो नोटिस भी नहीं है। तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नोटिस भी नहीं देती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सर्वनाश है और इनका विकास है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरह से इन्होंने चुनाव में कल कुछ लोगों को मतदान देने का पे रोक लगाई। पुलिस भगा दिया, पुलिस ने भगा दिया लोगों को। और सब जानते हैं इस देश में कि किन किन को भगाया, उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता। तो ये जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव की भी निष्पक्षता की सर्वनाश कर रहे हैं, क्योंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। न तो फ्री है न फेयर है। तो क्या मतलब कि ये हो क्या रहा है मेरे देश में? और मीडिया तो आपको मालूम ही है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग तो रिपोर्टर हैं, आपको क्या कहा जाए। लेकिन जो ओनर हैं मीडिया के, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वक्त कभी रुकता नहीं। और वक्त कभी झुकता नहीं। और ऐसा ना हो कि आज आप इन लोगों के सामने झुक रहे हो कि वक्त पलट के कहीं आपको कानून के हवाले झुकना न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तो दो अलग अलग इशू हैं। तो मणिशंकर जी ने रिसेंट में किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि हमें अपने पड़ोसी देश को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम नहीं। अगर हम उनको इज्जत देंगे तो फिर वो उसका इस्तेमाल करने के बारे में ऐसा है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना? और न मैं उसका जवाब दूंगा। और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा। ठीक है? Sir, but the kind of language which now is being used in the election campaigning, yesterday Prime Minister in Telangana spoken about Uddhav Thackeray. He said कि ये असली बेटे नहीं है बाला साहेब के. So such kind of language is getting used in the election campaigning. How do you see this, sir? तो ऐसा है कि इनको लगता है कि एक्सपायरी डेट आ रही है, तो ऐसे फिर बयान तो देंगे ना। इनको क्या मालूम उद्धव जी के बारे में? हाँ, उद्धव जी की जितनी इज्जत महाराष्ट्र में है, हाँ, इससे ये बहुत दुखी हैं। और उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, कोई इनका साथ नहीं देने वाला। तो इसलिए जो मन में आए बोल दें। इन्होंने उस दिन क्या क्या बोला आप भी जानते हो, मंगलसूत्र की बात बोली। तो ये तो मतलब कि जब वाणी आदमी की वाणी इस तरफ जाने लगे तो लगता है कि शायद वो समझ नहीं पा रहा वो क्या कह रहा है। एनसीडब्ल्यू है कौन? वही संस्था है जिसके कब्जा कर रखा है इन्होंने। वही तो कह रहा हूं, संस्थाओं का सर्वनाश। थैंक यू। हाँ, Sir, on other issues also, sir,
Omar Abdullah has said that he is not being allowed to campaign in Kashmir, and that's what the Naya Kashmir of the BJP, that the other parties are not being allowed to campaign. वो तो मैं कौन सी पार्टी आर अलाउड टू कैंपेन, इसीलिए तो गिरफ्तारी हो रही है। वहां क्या हो रहा है झारखंड में, वो झारखंड में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कश्मीर में होगा, तो ये तो होगा क्योंकि इनका विकास जरूरी है ना, इनका विकास बहुत जरूरी है। जिसकी देखो विकास, ये अपने विकास की बात कर रहे हैं, ये देश के विकास की बात नहीं करते, ये खुद के विकास की बात कर रहे हैं। खुद का विकास और सबका सर्वनाश है, तो मैं पहले कह चुका हूं। आपने क्योंकि लैंग्वेज का इससे पहले जिक्र हुआ कि किस तरीके के वाणी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, वो कहती हैं कि उनके माथे पर लिखा उनका बाप चोर कौन है। देखिए ऐसा है कि मैं, देखिए भाई, जब ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में कोई भी अगर इस चुनाव छोड़िए, मतलब कि मैं समझता हूं कि समाज में ऐसी वाणी, ऐसे बोल नहीं होने, उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से कोई उसका जवाब देगा। तो मतलब कि जो क्या कहता है, मैसेज जो है ना, वो तो टॉप से जाना चाहिए ना। अगर आपकी कॉरपोरेशन है, कोई उसका जो चेयरमैन है, अगर वही गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से बाकी लोग भी गलत काम करेंगे। तो मैसेज तो टॉप से जाता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उनको ही एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि नहीं ऐसी वाणी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो खुद कर रहे हैं, वो तो फिर आरोप लगा दिए हैं कि भाई दूसरे का क्यों करेंगे, वो तो होगा ना। ये तो होता है राजनीति में, जब चुनाव की गर्मी हो तो लोग करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि सब सही है। सर इवन हैदराबाद में सर ओपनली एक चैलेंज किया जा रहा है। नवनीत राणा ने बोला कि अगर 15 मिनट के लिए यहाँ से पुलिस हट जाए तो दोनों ओवैसी भाई जो है कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। उसको ओवैसी जवाब दे रहे हैं कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी असलियत आप नहीं जानते हैं, कि वो उनको मैंने रोक रखा है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाना चाहिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स को लेकर? मेरे से क्यों सवाल पूछ रहे? मैं जब कह चुका हूं कि इनकी हिम्मत ही नहीं है एक्शन लेने की, तो फिर बात ही क्या है? जब इस सरकार के वो अंग बन चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो फिर एक्शन लेने का मतलब क्या है? तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को शायद कानून की बातें ज्यादा मालूम नहीं है। अच्छा होता कि कुछ कानून की बातें समझ के शायद वो ऐसा बयान देते भी नहीं। लेकिन अब इलेक्शन का दौर है, मन में जो आया वो कह देते हैं। ये पहली बार नहीं है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमारी 400 सीटें आती हैं तो हम पीओ के पे कब्जा कर लेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि अगर 400 सीटें आई तो पीओ के पे कब्जा कर लेंगे, और अगर नहीं आई तो नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि करें, जरा थोड़ा लाल आंख तो दिखाएं। और जो 4000 किलोमीटर का कब्जा चीन ने कर रखा है, यार वो तो पहले वापस लो। वहां तो थोड़ी लाल आंख दिखा दो कि क्या वो लाल आंख धीमी पड़ गई है। ये किस किस्म का बयान है? या आप गृह मंत्री हो, आप वोट के लिए क्या क्या नहीं कह सकते? ये लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। ऐसे बयानों से लगता है कि आप उस दौर चाह रहे हो जहां आपके पैरों से जमीन खिसक रही है। लगता है कि वो 400 पार क्या 200 पार भी मुश्किल है, और तभी ऐसे बयान दिए जा रहे हो। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगली बार
आप सोच समझ के, जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि एक ऐसे पद पे आप बैठे हुए हो जिससे आपका कोई भी बयान हो उसमें ऐसा लगना चाहिए कि आपने सोच समझ के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा उन्होंने सर दो बातों का और जिक्र किया, जैसे कांग्रेस की जो गारंटी थी उसको चाइनीज गारंटी बोला। और सर इसी में मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, जब उन्होंने ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उन्होंने एक तंज भी कसते हुए ये कहा कि वो अभी एक और मामले में फंस गए हैं, वहां से उन्हें निकलने दीजिए। यानी वो स्वाति मालीवाल वाला जो अभी रिसेंट में जो इशू क्रिएट हुआ है, जो आरोप लगाए गए, उनको क्या फिक्र है इन बातों पे? ये तो अंदरूनी मामला है आप पार्टी का, ठीक है ना? तो आप जरा प्रज्वल के बारे में भी तो सोचिए ना, उसके बारे में क्यों नहीं बयान देते आप? वो जेडीएस का अंदरूनी मामला है, वहां तो आप चुप हो, वहां आपके प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं। एक प्राइवेट इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन पब्लिकली कुछ नहीं कहते। तो मतलब ये है कि आप ये देखिए, आप ऐसे पद पे बैठे हुए हो जैसे जो आप बोलो, आपकी बातों पे इज्जत लगा कि हम लोगों को लगा कि हमारे गृह मंत्री हैं। हाँ, इज्जत पैदा करनी चाहिए आपके बयानों से, ये सही नहीं है। कांग्रेस की गारंटी को जो चाइनीज बोला है, उनकी कोई ये तो कभी चाइनीज बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई जनता इनके साथ नहीं है, थक चुकी है जनता, फटीग आ चुकी है। और रोज 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 वही चेहरा, वही बातें, वही विवाद की बातें, कभी पाकिस्तान कभी चीन। अभी आप हिंदुस्तान के गृह मंत्री हो भैया, अब इतनी अक्रॉस द बॉर्डर आपकी सोच है, और आपको जनता के लिए कुछ करना चाहिए। अभी देखो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर आया है, वो बढ़ चुका है, और हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सबसे खराब है, इस महीने का ही डेटा आया है। तो हिंदुस्तान के बारे में कुछ सोचो। अगर आपको पाकिस्तान से इतनी दिलचस्पी है तो जाओ ना, कब्जा कर लो। has tweeted that the kind of statements the PM is giving, he is not fit for public life. Well, I don't want to sort of, make any comment on that, whether he is fit for public life or not. But we do not expect our Prime Minister and our Home Minister and some of our other ministers to make statements that are inconsistent with the status of the office that they hold. So your former colleagues in last few weeks have spoken things which have been raked up by BJP as well, be it Manish Shankar Iyer or be it Sam Pitroda from Congress party. Why is it that the moment there is election, Pakistan, the coast of Pakistan becomes the center point, and Congress and opposition is always at the receiving end? Why such statements? Why at the receiving end? Why do you say we are at the receiving end? Why such statements? I think the people of India do not like this. I think you are completely wrong. The people of India are sick of this, associating our polity with Pakistan. Right? We are the ones who never went to Pakistan. Remember? It is our dear Prime Minister who went to Pakistan. It is our dear Prime Minister who actually tried to set up a dialogue with Pakistan. Dr. Manmohan Singh in his 5-year term never went to Pakistan. 10-year term never went to Pakistan. So what is this about Pakistan that they are so concerned about? Because they know that if they keep on repeating the name Pakistan, 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 it may win them some votes here because of polarization. सर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पिछले 23-24 सालों में जब से वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के बने हैं, तब से लेकर अभी तक उनको इतनी गालियां उन्होंने सही है, इतना नफरत सहा। मुझे हमें बड़ा बुरा लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई शहनशाह कहता है, मैंने इतना सहा है, तो ये अच्छा। मुझे भी ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें की जाएं, मुझे एक नागरिक होते हुए बड़ा बुरा लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक बात पे सोचना चाहिए कि क्यों ऐसे लोग कह रहे हैं। कभी ऐसे पहले कभी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ कहा गया? आप ले लीजिए,
नेहरू जी के बाद शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव जी, इन बिटवीन अपने मोरारजी देसाई जी, उसके बाद नरसिम्हा राव जी, चंद्रशेखर गुजराल साहब, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी। मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में बता दो कि ऐसी बातें किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कही गई हों, और अगर कही गई जा रही हैं तो प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए क्यों। थैंक यू।